this class we will learn the institution related to the cyber crime. साइबर क्राइम खूब चल रहा है, आप सब जानते हैं, साइबर फ्रॉड। और दुनिया में सबसे अधिक साइबर फ्रॉड किस देश में हो रहा है जी? भारत नहीं, रूस नंबर 1 पे है अभी रैंकिंग के हिसाब से। यद्यप कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है, कैजुअल वे में कुछ एजेंसीज अपना ये जारी करते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, एक संस्था है I4C, ये 4 है, ये C है, I4C। इस संस्था का नाम ये आप लोग शायद जानते होंगे। अब इस संस्था का नाम हिंदी में है भी नहीं, भारत सरकार भी इस संस्था का नाम हिंदी में नहीं रखी है। I4C। क्या आप में से कोई इसका पूरा नाम बता सकते हैं? कुछ आगे बढ़े इससे पहले आप हिंदी या अंग्रेजी में एक प्रश्न लिख लें। I4C, I4C साइबर क्राइम रोकने की भारत में एक संस्था है। I4C साइबर क्राइम रोकने हेतु भारत में एक संस्था है, यह कार्य करता है। क्वेश्चन है, I4C is an institution to combat cyber crime in India. I4C is an institution to combat cyber crime in India. It works under. अब जिन्हें अंग्रेजी में दिक्कत होगी, इन्हें एक लाइन में ऐसे आराम से लिखें। I4C साइबर क्राइम रोकने हेतु एक संस्था है भारत में, यह कार्य करता है। विकल्प ए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नोबडी विल स्पीक, केंद्रीय गृह मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नोबडी विल स्पीक, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, अब शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा विकल्प। लिख लीजिए, विकल्पों से भी हम सीखते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये अगला है नेक्स्ट, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ये सभी मंत्रालय भारत सरकार की, राज्य सरकार की नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की। हम इसमें आगे बढ़े, इससे हम उम्मीद रखते हैं कि आपने इस साइबर क्राइम से रिलेटेड संस्था के बारे में जानते हैं कि नहीं। प्रश्न ले लिए, आप में से उम्मीद है कि कोई जरूर जवाब देगा। जो हमारे ऑनलाइन चैनल पर देख रहे हैं, ये लोग भी अगर आंसर देना चाहें तो कमेंट में जरूर लिख देंगे इसका उत्तर, बिना गूगल किए। I4C का पूरा नाम
क्या है, फुल नेम, इसका पूरा नाम हिंदी इंग्लिश में, या स्टैंड फॉर, फुल नेम। आप में से किसी को पता है? फुल नेम बैंक के एग्जाम्स में पूछता है, लेकिन ये साइबर क्राइम से रिलेटेड विषय आपके पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश एसआई कांस्टेबल या कोई भी डिफेंस फोर्सेस के लिए अति आवश्यक है। जो कमीशंस के, अन्य कमीशंस के डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उसमें कई बार ये प्रश्न आ चुका है इससे संबंधित। I4C का नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये कार्य करता है, देख लिए 4C है कि नहीं, 1, 4, 2, 3 एंड 4, इसी को शॉर्ट में I4C कहते हैं। इसका हिंदी वर्जन कोई नाम नहीं है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया जा सकता है, भारतीय साइबर अपराध, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, समन्वय केंद्र। ये ऐसा सेंटर है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी घटना होगी, जो विभिन्न एजेंसियां काम करती हैं हमारे देश में, जैसे सर्ट है बेंगलुरु में, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, सर्ट इन, जानते हैं इसके बारे में? जैसे वैश्विक स्तर पर जो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है या साइबर क्राइम से रिलेटेड, उसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। साइबर से रिलेटेड या किसी भी तरह की जो आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के आधार पर एआई हो या कुछ भी हो जो चल रहा है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बेस्ड इन द अमेरिका, यूएसए। और लेकिन हमारे देश का ये शीर्ष संस्थान है, अर्थात अगर कोई भी साइबर फ्रॉड होगा या कोई भी नई चीज कोऑर्डिनेट करने के लिए साइबर से रिलेटेड अर्थात डिजिटल चीजें बनानी होगी, तो इसी से भारत सरकार इसी संस्था को इंस्ट्रक्ट करती है, जो सीधा गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत काम करती है? अंडर द केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अब क्या करेंगे बच्चों को लगेगा कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार। इसीलिए कैंडिडेट से जानना चाहिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन व्हिच कैन बी यूज्ड बाय द कॉमन पर्सन एवरी टाइम। कॉमन सेंस को भी स्पेशल सेंस की जरूरत होती है। प्राइमा फेसी आप जब कुछ जानते हैं तभी आप उसमें कुछ कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। ये कोऑर्डिनेट किससे करता है? जितनी देश की सरकारी एजेंसियां हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, जिनमें सबसे प्रमुख है जो इसके पहले काम करता था, अभी भी है वो सक्रिय, बेंगलुरु में है। कहां है? आप हिंदी में लिख लेना, मैं थोड़ा आदत है, बेंगलुरु में है। कहां है उसका हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। उसे नाम दिया है सर्ट इन। इसे क्या कहते हैं? सर्ट इन। ये शॉर्ट में नेम, चाहे हिंदी माध्यम के छात्र हो चाहे अंग्रेजी के, जरूर याद कर ले। सर्ट इन इसका नाम ही है। इकलौती संस्था थी साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजें ट्रेस करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर जो इस तरह की संस्थाओं में लोग काम करते हैं, उन्हें एक्सपर्ट को यहां कोऑर्डिनेट करके एक हेड एजेंसी सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत बना दी गई। सर्ट, CERT, सर्ट इन इसे कहते हैं। अब चाहे सर्ट पहनने वाला सर्ट याद हो जाना चाहिए, पहनने वाला सर्ट कहां है? बेंगलुरु में है। अब वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म कैंडिडेट हम यहीं पर ले लेते हैं। इसे कहते हैं, अब सर्ट इन यहां है लेकिन ये रिवर्स हो जाता है यहां, इंडियन कंप्यूटर नहीं, साइबर, इंडियन साइबर इमरजेंसी
रिस्पॉन्स टीम, रिस्पॉन्स टीम अर्थात साइबर से रिलेटेड जब कोई भी घटना होगी, मान लीजिए भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट हैक हो गई, भारतीय रिजर्व बैंक की, तो किसे अलर्ट करेगा भारत सरकार का केंद्रीय गृह मंत्रालय? इसे। लेकिन अब तुरंत केंद्रीय गृह मंत्रालय इसे अलर्ट करेगा इंडिया I4C को, और I4C इन सब संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करेगा जो बेंगलुरु में है। ये एक स्वायत्त संस्था थी, यद्यपि स्वायत्तता इसे भी है, हाथ केंद्रीय गृह मंत्रालय का इसलिए है क्योंकि जितने भी हमारे देश के खुफिया विभाग है, चाहे आपका IB हो, चाहे NIA हो, चाहे CBI हो, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी संस्थाएं हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीधे आती हैं। सिर्फ एक संस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय से उसका लेना देना कोई नहीं होता, जिसका नाम है रॉ। साइड में आप लिख लेना, रॉ, RAW इसे कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यही एक संस्था है दुनिया में जिसे आज तक ना तो मोसाद समझ पाया, ना FIS समझ पाया, ना CIA समझ पाया, ना NIA समझ पाया, ना MI6 समझ पाई, ना MI5 समझ पाई। अब मैं इतनी एजेंसियों के नाम लिया तो साइड में यहीं लिख लें, कुछ आपको भी पता रहे, साइड में जरूर लिख लें। हमने बोला आपके सामने FIS, फिर बोला मोसाद, फिर बोला हमने CIA, फिर बोला NIA, और फिर मैंने NIA, फिर मैंने बोला आपको MI6, फिर बोला MI5, फिर छोड़ दीजिए, अभी और भी प्लस एजेंसियाज हैं। इन सब, ये सब कहां की संस्थाएं हैं? ये सब जासूसी की संस्थाएं हैं, स्पाई एजेंसीज हैं। कैसी संस्थाएं हैं? स्पाई एजेंसीज हैं जो खुफिया करती हैं, जिसमें अच्छे अच्छे महिलाएं और अच्छे अच्छे पुरुष, not by nature feature but by face, they looks attractive like the diamond, and they move with you, live with you, enjoy with you, but when the order will come they will shoot you and move from the point after taking the information. इन सब एजेंसीज में आप कभी आपने सुना है कि रिक्रूटमेंट कैसी होती है? या अपनी जो रॉ है, देश का इकलौता ऑफिस है, ऐसा कहा जाता है कि यहां मोबाइल फोन वर्जित है। मोबाइल फोन, अगर हम छात्र होने के नाते इस एजेंसी के बारे में कुछ जानते हैं तो सिर्फ इसके निदेशक का नाम, ज्यादातर IAS या IPS या IFS या प्रमोटी IB का जो तेज तर्रार ऑफिसर्स होता है वही रखा जाता है। दिल्ली में इसका ऑफिस है, इकलौता ऑफिस है दुनिया का जिसके ऑफिस में कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। और दूसरी इसकी एक खास बात है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। अब हम इसकी इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि साइबर क्राइम ही आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। इस संस्था का रोल भी उसी तरह है, डिजिटली टॉप। अगर आपको पता चल गया कि मान लीजिए चंदन सिंह बहुत बड़े हैकर हैं या मिश्रा जी बहुत अच्छे हैकर हैं, तो इन्हें जरूर ये एक्सेसिबिलिटी में ले लेंगे। मतलब टॉप एक्सपर्ट जो दुनिया के हैं उन्हें रखा जाता है। जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, जो टेरर के जो आका है, मास्टर है, वो बहुत उच्च स्तर के एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं, दे आर हाईली लर्नेड पर्सन्स। तो हाईली लर्नेड पर्सन को हाईली लर्नेड पर्सन से, अर्थात डायमंड को डायमंड से ही काटा जाता है। आपने सुना होगा, ये जरूर सुना है कि लोहे से लोहा काटा जाता है, लेकिन ये भी सच बात है कि हीरे को हीरे से ही कटाई होती है और किसी चीज से नहीं कटता शार्पली। ये एजेंसीज विदेशी एजेंसी हैं। ये है रूस की, रसिया की है ये एजेंसी, आप जानते होंगे। ये है इजराइल की, सबसे खतरनाक, डेंजरस, क्योंकि सब एजेंसी डेंजरस है लेकिन ये खुलकर काम करती है, काम करके चली जाती है और फिर बताती है कि यस। एक बार इनके खिलाड़ियों को ओलंपिक गेम में मार दिया था, ओलंपिक गेम में मार दिया था। वो जितने अपराधी, उसमें 14 अपराधी सम्मिलित थे, 14 को उनके देश में जा जाकर मार किया है और बता किया है। दे शूट एंड रिटर्न, किलिंग कर दिया। मतलब उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन आप करो तो ठीक है, नहीं तो वी विल ट्रैश देम, बस हमें अथॉरिटी दे दीजिए बस।
इकलौती है सक्सेसफुल एजेंसी, अत्यंत सब एजेंसी सक्सेसफुल है। CIA अमेरिका की है, जिसपे आपने बहुत फिल्म देखा होगा, US की एजेंसी है ये। NIA भी अमेरिका ने बनाया था, जिसका खुलासा हो गया, सबवर्टिव एजेंसी है। इसके अलावा भी बहुत अभी एजेंसी इसके अंदर काम करती हैं, एजेंसी के अंदर एजेंसी। MI5 और MI6 दोनों क्या है? MI5 वहां की इंटरनल एजेंसी है। क्या है? इंटरनल एजेंसी। जैसे अपने यहाँ की इंटरनल खुफिया एजेंसी क्या है? भारत की IB है। देश के अंदर ही जासूसी करता है, कि जैसे अभी आपको प्रतापगढ़ में कोई धरना या आंदोलन चलेगा तो ये एजेंसी यहाँ सक्रिय हो जाएगी, सीधा इंफॉर्मेशन केंद्रीय गृह मंत्री को देगी। या कोई दंगा हो गया या कोई फसाद हो गया, आम व्यक्ति बनकर लोकल लोगों को विश्वास में लेकर सारी इन्फो लेता रहता है कि कौन लीडर किससे मिल रहा है, कौन कहां जा रहा है। ये IB का काम है। लगभग हर राज्य के प्रत्येक जनपद में ये एजेंसी सक्रिय है, संख्या कम ज्यादा हो सकती है। MI6 जो है ब्रिटेन की एक्सटर्नल एजेंसी है, जैसे अपनी रॉ है, जैसे अपनी रा है। ये ग्रेट ब्रिटेन की अर्थात UK की एजेंसी है। इस तरह के हर देश के पास अपना खुफिया विभाग होता है, लेकिन हमारा रा कुछ विशेष है, इसके बारे में लोग समझ नहीं पाते। इवन एम्प्लॉय को भी नहीं पता चलता कि हम रॉ के आदमी हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ फिल्में यद्यपि फोर्स या कुछ ऐसे बनी है टाइगर रॉ पे, और उससे भी खतरनाक पाकिस्तान की एजेंसी है ISI। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एजेंसियों की, पाकिस्तान और दोस्ती तो नहीं है, लेकिन इन दोनों एजेंसियों के एजेंट की दोस्ती बहुत तगड़ी है। इन दोनों एजेंसी के डायरेक्टर दुबई में मीटिंग करते हैं, ऐसा खुलासा हुआ। रॉ के पूर्व डायरेक्टर AS दुलात नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा, तो वो कहते थे कि हम लोग अमेरिकन या यूरोपियन को कॉम्बैट करने के लिए हम लोग एक दूसरे के विरोधी में मिला करते थे। पुस्तक में ओपनली कहा है। कहने का मतलब IB और रॉ और ISI का जो डायरेक्टर है, इतना शीर्ष संस्था का व्यक्ति है, ये पब्लिक डोमेन में है ये बातें, इसलिए हम बोल पा रहे हैं और इसीलिए बोला भी जा सकता है। जो पब्लिक डोमेन में नहीं है उसे आप इस तरह की चीजों से संबंधित बात नहीं कर सकते। रॉ का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वैसे इसे रॉ के अधिकारी RAW कहते हैं, रॉ नहीं कहते, RAW बोलते हैं, रॉ नहीं। रॉ माने कच्चा होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि रॉ अगर बोलेंगे तो कच्चा का सेंस जाएगा, अर्थात हम मैच्योर नहीं हैं, हम कुछ कच्चा काम करते हैं। बी ऑलवेज वर्क द पक्का काम, सो बी स्पीक बी टेल देम RAW। आपको पता है कैंडिडेट्स, हमारे भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी भी ऑफिस में आज जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मिलेगा, जरूर एक कंप्यूटर या लैपटॉप। अब तो लैपटॉप या एडवांस वर्जन आ गए, जरूर मिलेगा। लेकिन अभी भी यूरोप के कुछ देश हैं, रसिया के खुद रसिया स्वयं, रूस जो जिसे कहते हैं, वो वहां पर आप जाएंगे तो जो सरकारी ऑफिसेस हैं, केंद्र सरकार के जो रसियन फेडरेशन के ऑफिस है, वहां पर आपको टाइपराइटर मिलेगा और पेन और पेपर पर ही काम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी एक भी इंफॉर्मेशन लीक, जैसे ही आप डिजिटल मोड में कोई काम करना शुरू करते हो, वैसे ही आप ये ना सोचो कि आपका ये बात किसी को लिखकर चिट्ठी भेज दोगे, वो बात गुप्त रह सकती है एक दूसरे के माध्यम में, लेकिन जैसे ही आप डिजिटली कुछ किसी से कम्युनिकेट किए, डोंट कंसीडर दैट दिस इज द सीक्रेट थिंग्स। द डिजिटल डोमेन इज इटसेल्फ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगर आप डिजिटली कुछ किए तो वो पब्लिक डोमेन में आज नहीं तो कल एक्सकवेट होकर जरूरत पड़ने पर आ ही जाएगा। ठीक उसी तरह हमारा जो रॉ का इकलौता ऑफिस है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ टाइपराइटर या पेन एंड पेपर पर काम होता है। यहाँ के एम्प्लॉय भी मोबाइल नहीं ले जा सकते, वर्जित। इस पर आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई। इंडियन साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम कहाँ है? बेंगलुरु में। इससे संबंधित चीजें जो दूसरा, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो 1930 की कॉल जाती है, यही कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, यही उसे एसिमुलेट करता है, एनालिसिस करता है, उस हिसाब से कार्रवाई करता है। छोटी चीजें हैं तो स्टेट लेवल के जो इसके एजेंसी हैं उसे दे देता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। लेकिन बड़े तरह का फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है,
चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, चाहे किसी तरह अन्य तरह की धोखाधड़ी हो, तो आप किस पर कॉल करते हो? टोल फ्री 1930। ये टोल फ्री नंबर है। किसके लिए टोल फ्री नंबर है? साइबर क्राइम से। पुलिस में पूछ चुका है 1-2 बार, लेकिन 1-2 बार कुछ उन अन्य एग्जामों में दूसरे रूप में पूछा है, पूरा स्टोरी बता दिया और कहता है कि साइबर क्राइम में अगर बड़े स्तर का साइबर क्राइम है तो एनालिसिस या कोऑर्डिनेट कौन करता है? संस्था वही I4C। यद्यपि इसके पहले सर्ट इन था, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम या साइबर क्राइम। 1930 ये टोल फ्री नंबर है इसका। किसके लिए है? किसी भी टू इन्फॉर्म एनी काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम, एनी काइंड, किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम हो, आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो, आप इस पर शेयर कर सकते, मतलब अर्थात जनता साइबर क्राइम से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना आप यहां साझा कर सकते हैं। किसी तरह की फोन कॉल आया, बहुत तगड़ा भारत सरकार डिजिटल मोड में प्रचार भी की कि कोई आपको संदिग्ध फोन कॉल्स आए तो डरें नहीं। इसी के ठीक पहले एक एजेंसी भारत सरकार ने डिजिटल मोड में साइबर क्राइम से संबंधित और जो अन्य तरह के, चाहे आतंकी अपराध हो या देश में किसी अन्य प्रकार का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, संगठित अपराध हो, उसे कैसे ट्रेस करना है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के IB, रॉ, ED, NIA, CBI, इस तरह की विभिन्न एजेंसियों को कोलैबोरेट करने के लिए एक संस्था इस सरकार से पहले, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब बनी थी। उसका नाम था NTRO। जैसे आज I4C है उसी तरह NTRO है। यद्यपि इस संस्था की भूमिका बहुत दूसरे रूप में अब ली जाती है, उस वक्त उस सरकार में यह शीर्ष स्तर का था संस्था। सरकारें कैंडिडेट्स क्या होती है, अपने हिसाब से इंक्वायरी करवाती है। कुछ संस्थाओं में उनकी स्वायत्ता है कि किस तरह के लोगों को डालकर किस तरह की यूनिट बनाया जाए। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में, इसे समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, STF है, आप नाम सुने हैं? STF का गठन क्यों हुआ? मेरा समझाने का तरीका है, यद्यपि आपको लग रहा होगा कि साइबर क्राइम से सर यहां से वहां कैसे चले आए। STF का गठन क्यों हुआ, या प्रारंभ में इसमें कितने अधिकारी काम करते थे? प्रारंभ में किसी एक विशेष अपराधी को, जिसका नाम पब्लिक डोमेन में है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और उसका जो आका मास्टर है मोकामा सीट से चुनाव भी लड़ रहा है, बड़ा चेहरे से एकदम सीधा, मुझसे भी ज्यादा सीधा एकदम, बट मोस्ट डेंजरस पर्सन एट दैट टाइम इन द डिकेड ऑफ 19th ऑफ दिस कंट्री। पूरे नॉर्थ इंडिया में अपराध किसके बल पर? 2 लड़कों का, सिर्फ 2 लड़के मिलकर कार्य करते थे, एक श्री प्रकाश शुक्ला, दूसरा उसका दोस्त आनंद पांडे। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं, आपने एक फिल्म देखी होगी, शहर फिल्म देखा है? अब दरोगा का नजदीक एग्जाम आ रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभार एक आध फिल्म देख लिया करो, वो आपको मोटिवेशन करती हैं। शहर फिल्म देखा है? नहीं देखा, बड़े अफसोस की बात है। आप फिल्में देखते होंगे, लेकिन जो मॉडर्न फिल्में हैं, अब नाम भी नहीं लिख रहे हैं इसका। शहर फिल्म में ही कुछ उसका फ्लेवर दिया गया है। एक IPS ऑफिसर है, IPS है, रिटायर्ड है, उनका भी नाम है आनंद पांडे। क्या नाम है? आनंद पांडे। कभी बुक किताब के मेले में जाना तो इनकी पुस्तक जरूर पढ़ लेना, वर्चस्व। इनका हिंदी वर्जन में आई है, यद्यपि इन्होंने अंग्रेजी में भी लिखा है, लेकिन मूल रूप से इन्होंने स्वतः अपनी पुस्तक को अनुवाद भी किया। वर्चस्व इस पुस्तक का नाम है, डोमिनेंसी। यद्यपि ये परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पुलिस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में जानना हो या अपराधियों के नेक्सस के बारे में जानना हो तो ये पुस्तक अति आवश्यक है। डॉक्टर आनंद पांडे, एक पांडे, दूसरा नवनीत सिकेरा, अरुण कुमार थे। इस तरह के जो टॉप लेवल के लगभग 1 दर्जन IPS या डिप्टी SPs थे, उन्होंने मिलकर कुछ यंग सोल्जर्स जो शार्प शूटर थे उन्हें उठाया। कुल मिला के 40 से 50 लोग प्रारंभ में इस एजेंसी में काम करते थे।
उस एक अपराधी को जिसने चीफ मिनिस्टर को बोल दिया था कि आई विल किल यू विद इन 2 days, यद्यपि मार तो नहीं पाया, लेकिन उसे उस बहाने से ट्रेसिंग क्या हुई। और इस तरह की विभिन्न तरह की स्टोरीज भी स्क्रिप्ट होती है कि क्या सच्चाई है क्या कुछ है, लेकिन ये तो सच था कि अपराधी बहुत नोटोरियस था, ये बात सच है। पुस्तक में इन्होंने शायद आनंद पांडे अपने अनुभव को बहुत अच्छा से साझा किए हैं। ये फिल्म अगर कभी लगे तो ये फिल्म इसी एसटीएफ को कैसी बनी या कैसे ये काम करती थी, क्योंकि एसटीएफ का रूल ही है कि वो एसपी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे। हर एजेंसी एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन्फॉर्म करती है, लेकिन एसटीएफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या लोकल एसएचओ को भी इन्फॉर्म कोलैबोरेट करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि उस वक्त जब ये उठाना शुरू किया, इसी फिल्म में दिखाता है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो जो लोकल एमएलए होता है एसएचओ को डांटता है, फिर उसके ऊपर अधिकारी को डांटता है, तो कहता है कि ऐसी एजेंसी सरकार ने अब बना दिया है, अब हमें कुछ पता नहीं। पहली बार पूरे दुनिया में, पूरे भारत में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मोबाइल रिकॉर्डिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम ब्रॉड। मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग है उसे सुनने का और उसे ट्रेस करने की व्यवस्था एसटीएफ ने ले आया पूरे देश में। ट्रेसिंग की फैसिलिटी, जैसे आप मोबाइल लिए बैठे हैं, मैं खड़ा हूं और मैं बोलूं कि अभी मैं जौनपुर में हूं, लेकिन मोबाइल अगर मेरा एक्टिवेट है तो पता चल जाएगा इस व्यक्ति का मोबाइल स्कॉलर्स एकेडमी में है, तो कैसे जौनपुर में हो सकता है। ट्रेसिंग की व्यवस्था पहली बार ले आई। और एसटीएफ किस पैटर्न पर बनाया गया? न्यूयॉर्क पुलिस, NYP, न्यूयॉर्क पुलिस नाम जानते हैं? अभी हमने न्यूयॉर्क के बारे में चर्चा किया, कोई एक अधिकारी गए थे वहां, किस तरह वहां अपराधियों को ट्रेस करते हैं, वहां से आइडियाज ले आए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। और फोन ट्रेसिंग का जो एक्सपर्ट था डॉट तिवारी, उस फिल्म में दिखाया गया है। यही ITI जो आपका जो नैनी में है, टेलीफोन से रिलेटेड एक संस्था है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कुछ है, ITI, वहीं से उस एक्सपर्ट को उठाया गया था। बड़ा वो सीधा था। उस फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि पिस्टल चलाता नहीं, किलिंग लास्ट में वही, फिल्म में किलिंग वही करता है उस डॉन की। जब वो सबको मार लेता है तो फिर वही मारता है। जैसे वो पिस्टल देखते ही वो हट लेता था उस फिल्म में। बड़ा इसमें हम कहां से कहां चले आए। NTRO का पूरा नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में। इसका भी डायरेक्टर ज्यादातर सिविल सर्वेंट ही होता है। अभी भी ये संस्था काम कर रही है, लेकिन सबवर्टिव मोड में, जरूरत पड़ने पे इसका यूज कर लेते हैं। जब पहली बार बनाई गई थी तो हमारे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, म्यूट एंड क्यूट बट पावरफुल बाय द सेंस, मूक दर्शक और मासूम, म्यूट एंड क्यूट बट इंटेलिजेंट पर्सन, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिलेटिव्स थे। और रिलेटिव्स में उनके बेटी के हस्बैंड, अर्थात उनके दामाद, उनका नाम था, पहले जो NTRO के चीफ हैं, उस वक्त कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, लेकिन अब रिसेंट इंस्टीट्यूशन से जरूरत हमें पड़ेगी, अशोक पटनायक। ये IAS ऑफिसर थे, इनके दामाद भी हैं, दामाद ऑफ DO, शॉर्ट में लिख ले या सन इन लॉ लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखते सही रहेगा। डॉटर नहीं लिखे, ऐसे DD लिख देता हूँ शॉर्ट में भाई, एक बड़ा D एक स्मॉल, नहीं तो डॉटर समझ जाएंगे। अशोक पटनायक नाम के NTRO को, ये भी बहुत डेंजरस एजेंसी है, कोऑर्डिनेट करती थी सबको। तो हम साइबर क्राइम से क्राइम की दुनिया में चले आए, लेकिन आजकल वही क्रिमिनल ज्यादा एक्सपर्ट है जो साइबर क्राइम को मात देकर अपराध कर रहा है। यदि पकड़ा जाना तो तय ही होता है। जब तक लोगों का हाथ रहता है तब तक चलता है, नहीं तो चलना ठीक नहीं। STF उसी NTRO के पैटर्न पर, STF ही पहली सबसे सर्वप्रथम संस्था है, स्पेशल टास्क फोर्स। आज भी कैंडिडेट्स, अभी हमने एक इंटरव्यू सुन रहा तो उसमें जो अमिताभ यस जो STF के चीफ है, कहते हैं इट इज ए स्मॉलेस्ट एजेंसी इन द कंट्री। अभी भी STF में कितने लोग काम करते हैं जानते हैं? 25 करोड़ की जनसंख्या डील की जाती है, अर्थात
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान से भी जनसंख्या में आगे है, ब्राजील के बराबर है। इसमें लगभग 75 जिले काम करते हैं। अब एसटीएफ में कितने लोग काम करते होंगे, फिर भी एक गिन लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने लोग काम करते हैं, फिर भी 3 से 4 लाख मान लीजिए, मुझे भी डाटा नहीं पता है। इसमें कितने लोग काम करते होंगे, बहुत ज्यादा इसमें लोग काम नहीं करते। इसमें 5 से 600 लोग काम करते हैं सिर्फ, और वो टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे सोल्जर ही हो या होम गार्ड ही क्यों ना हो। जो होम गार्ड है इस तरह के भी लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें इसलिए रखा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट और बेहतर कलेक्ट करके आएगा कि रामू काका किसकी दुकान पे चाय पी रहे हैं। एंड द ट्रेसिंग सिस्टम, कुछ लोग नहीं एकदम एक्सपर्ट होते हैं, एग्जैक्ट डाटा देते हैं कि जी सर अभी वहीं है, पहुंचा है। तब तक कहते हैं लीजिए भाई एक सिगरेट पीजिए, आप एक कप चाय पी लीजिए, आइए कुछ और खाया जाए, दबोच लेता है। तो फिर रामू काका से बोलता है कि तुमने ही मुझे फंसाया, कहता क्या करें। अक्सर ऐसे फिल्मी स्टाइल में फिल्मों में दिखाता है, जो वही सच्चाई भी है। फिल्मों से भी कहीं ज्यादा एक्सपर्टाइज दिखानी पड़ती है अपराधियों को ट्रेस करने के लिए। जो पुलिस महकमे के या किसी भी रक्षात्मक एजेंसी भारत में ही नहीं दुनिया में कहीं काम करती है, बड़ा रिस्की खेल है लेकिन मजेदार भी है। आपको आनंद आने लगे तो आनंद ही आनंद। 5 से 600 लोग, अर्थात एक जिले 75 जिले हैं, 80 यूनिट बना दे संसदीय सीट तो 8 धाम 80, एक जनपद में 10 लोग दे सकते हैं, 40 लाख जनसंख्या, लेकिन करते हैं सक्सेसफुली। जब जरूरत पड़ती है तो, कहने का मतलब एवरेज एक संसदीय सीट पर ही 10 ही तो मुलाजिम आए। और इतनी डेंजरस इंस्टीट्यूशन है, एग्जैक्ट ट्रेसिंग करती है। एक चीज तो इसकी खास बात है, जैसे आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अगर कह दिया कि ये वित्तीय धोखाधड़ी का अपराधी है, क्योंकि वो पकड़ते तब हैं जब पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, पहले नहीं कुछ बोलते। पहले सब कुछ कलेक्ट कर लेंगे, आना जाना रहना खाना पहनना खरीदना लेन देन करना। अमान्य है तो ठीक है, नहीं तो प्रूफ। अब आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इससे रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड आपको कुछ अगर पूछना हो, कोई इसका अलग मंत्रालय नहीं है, कोलैबोरेशन के थ्रू चलता है ये। केंद्रीय गृह मंत्रालय सर्वोसर्वा है इसका साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो ये 3-4 संस्थाओं का कुछ अत्यधिक 2 स्टेप्स हम आगे भी चले गए। अगला है जो महत्वपूर्ण संस्था है, आपको 1-2 बार हमने, प्लीज पे अटेंशन, आप पढ़ भी चुके हैं और जो यूट्यूब पे है वो शायद नहीं जानते होंगे। इसका स्केलेटन हमने संक्षिप्त में यूपी यूपीपीएससी का जो बी ग्रेड का एग्जाम है, जो सी ग्रेड का है, या यूपीएससी के जो अन्य वनडे टाइप एग्जाम्स हैं, जो छोटे एग्जाम्स हैं, या एसएससी के एग्जाम है, या पुलिस के एग्जाम है, या किसी अन्य डिफेंस फोर्सेस या कोई अन्य सी या डी ग्रेड के एग्जाम्स है, उसको ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से आपके दरोगा के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक बार इस पर चर्चा की, लेकिन आज हम पुनः चर्चा करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर ये नीति आयोग है क्या। सबसे पहले तो एक बार मैंने क्वेश्चन अभी पीवाईक्यू देख रहा था, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है डीएमआरसी, आप लोग उसका फॉर्म नहीं डालते होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें अंग्रेजी आती है इसलिए बचते हैं, बाकी सब कुछ वही कहता है। डीएमआरसी बहुत अच्छी नौकरी है। तो उसमें मैंने देखा नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? फुल फॉर्म, पूरा नाम। आयोग शब्द तो लगता है लेकिन उसके पहले इन तीनों का कुछ नाम है। उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि जान ले, ये किस संस्था का स्थान लिया है, किस संस्था को इसने रिप्लेस किया है। इसका नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग। तथ्यात्मक ज्ञान ही लेंगे, थोड़ा सा व्याख्या लेंगे और तथ्यात्मक। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 की संस्था, और कब तक जीवित रही? 2015 तक, अर्थात 1950 की बनाई संस्था लगभग 65 वर्ष कार्य करके एक नई संस्था का रूप लिया, जिसका नाम दिया गया नीति आयोग। अब नीति का पूरा नाम क्या है? नीति। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस नीति? कितने लोग जानते हैं? ओनली 4-5?
जो बैंकिंग या कुछ इस तरह का एग्जाम है, आपके दरोगा में भी पूछ सकता है इसका पूरा नाम। इंटरव्यू होता तो पक्का पूछता, जैसे पहले होता था। इसका नाम है पूरा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। आयोग शब्द अलग से है, रहेगा, ध्यान रहे, ठीक। इसका स्थापना कब हुई? इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1 जनवरी को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। इसमें और उसमें क्या अंतर है? कोई विशेष अंतर नहीं है। ये ऐसा भारत सरकार ने कहा कि उस जमाने के हिसाब से यह संस्था ज्यादा ठीक थी, लेकिन मॉडर्न एज में अर्थात 21st सेंचुरी में, इस डिजिटल एरा में, यह संस्था इस वक्त के हिसाब से अब सही नहीं बैठती। इसलिए नई संस्था का गठन किया जाए, जिसका नाम भारत सरकार ने नीति आयोग दिया। ये 5 वर्षों पर काम करती थी। नीति आयोग की अक्सर ज्यादातर 5 ईयर पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। कैसी योजना चलती थी? पंचवर्षीय योजनाएं करती थी। हम लोग जब तैयारी करते थे, हॉलैंड हॉल में हम कुछ वक्त रहे, वहां पर ऐसे कहते थे कि जब कुछ छात्र ऐसे आते थे तो कहते थे वो सो रहा है, अच्छा सो रहा है, अच्छा वो पढ़ रहा है। फिर कभी आता था, अच्छा वो सो रहे हैं, वो जग रहे हैं। फिर कोई बोलता था, अच्छा वो टीवी चलती थी, देख रहे हैं। तो कोई सीनियर व्यक्ति आता था। एक बार एक सीनियर थे और डिप्टी एसपी मैनपुरी में थे, उन्होंने कहा कि ज्यादा मत सो, नहीं तो योजना आयोग की तरह पंचवर्षीय योजना चल जाएगी। अर्थात आपको परीक्षा पास करने में 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल लगेंगे। उसके बाद ये उम्मीद ना की जाए कि नीति अच्छे से लागू हुई या नहीं। यही हाल पंचवर्षीय योजना का था। योजनाएं तो बन जाती थी जी, योजनाएं तो बन जाती थी, लेकिन 5 साल का लक्ष्य किया जाता था। इसे 5 ईयर प्लान कहा जाता था या 5P। यद्यपि ये कारगर भी सिद्ध हुई, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब पंचवर्षीय योजना वो हम छात्रों के लिए मजेदार चीज भले थी, लेकिन मेहनत करने वाला मेहनत ही करता है, उसका कहीं ना कहीं बात झलकेगी। हार्ड वर्क नीवर फेल्स। हार्ड वर्क नीवर, अंग्रेजी में कहावत है, मेहनत कभी खराब नहीं जाती कैसे भी। अगर सरदार पटेल आईसीएस बन ही गए होते तो आपको एक अच्छा होम मिनिस्टर न मिलता और भारत का एकीकरण हो पाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आईसीएस बन ही गए होते तो आपको एक अच्छा संविधान निर्माता न मिलता। पंडित जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए पूरा करते तो उनके फादर का भी इरादा था मेरा बेटा आईसीएस बने, और आईसीएस बन ही गए होते तो आपको इतना अच्छा देश का पहला प्रधानमंत्री न मिलता। इंदिरा गांधी अगर सोमरवाइल कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए पूरा कर लेती और वापस ना आती तो शायद आपको आयरन लेडी ना मिलती और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जो पूरी दुनिया में नाम कर गई, पूरी दुनिया का इकलौता देश जिन्होंने एक देश जीतकर उसे समर्पित कर दिया। ऐसा पूरी दुनिया में आधुनिक युग में 20वीं या 21वीं सदी में कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख कर ना सका आज की तारीख तक। अगर ऐसा होता, महात्मा गांधी जी भी अपने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग में लिखे हैं कि मैंने लैटिन 5 बार फेल हुआ। कितनी बार फेल हुए? लंदन जाकर वहां किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर 5 टाइम्स। और अगर लैटिन पास हो गए होते तो वो भी आईसीएस ऑफिसर के लक्ष्य से गए थे, और बैरिस्ट्री आप जानते हैं किया ही उन्होंने। तब शायद अगर उस तरह की संस्थाओं में ऐसे व्यक्ति चले जाते तो आपको एक अच्छा राष्ट्रपिता या देशभक्त ना मिलता। श्रेय उन्हें ही गया। बहुत हजारों की संख्या में लोग अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन क्रेडिट तो अंत में उन्हें मिलती है जिसकी लीडरशिप उस वक्त रहती है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते बाहर बहुत ज्यादा पढ़ने नहीं गए, लेकिन उनकी फैमिली उस वक्त के हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से, जैसे आज कार की डीलरशिप आडी या और कोई ब्रांडेड कार्स है 2.5 करोड़ 3 करोड़ की 3.5 करोड़ की, उस समय की जो रॉयल्स रॉयस टाइप जो कार थी उसकी डीलरशिप रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली के पास थी।
अर्थात उस जमाने के हिसाब से बंगाल के सबसे धनी व्यक्तियों में से ही नहीं, इस देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक परिवार था, लर्नेड फैमिली थी। और उन्हीं के जो छोटे भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिसे आप सामान्य ज्ञान में परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर कि देश के पहले आईसीएस ऑफिसर कौन है, तो उन्हीं के छोटे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर। यद्यपि उनके परिवार के बहुत अन्य लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए, उद्योग में गए, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर इन सब में किसी चीज में मन नहीं लगता था। सब चाहते थे कि आईसीएस बन जाए, आईसीएस बन जाए, पढ़ते भी थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते उनका रास्ता बदल गया और ये देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकार बन गए। हमने कहीं पढ़ा था कि एक बार टेबल की डाइनिंग टेबल पर पूरी फैमिली खाना खा रही थी और सब एक दूसरे को बोल रहे थे कि प्रिंसी सफल हो गई, नैन्सी सफल हो गई, मानसी सफल हो गए, चंदन सफल हो गए, विपिन सफल हो गए, और तुम क्या कर रहे हो। अर्थात उनके परिवार में जो भी नाम होगा, मैंने काल्पनिक नाम लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर को ऐसे अक्सर सुनने में आया करता था। तो एक बार ऐसा कहा जाता है, उनके परिवार के किसी सदस्य ने उस कहानी को शेयर किया, कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही जवाब दिया कि देयर विल बी वन डे when the nobody in India and on the planet Earth will remember the even a single family member of the Tagore family. My name will be displayed every nook and corner of this country and across the world. उन्होंने कहा कि शायद ऐसा दिन आएगा जब टैगोर फैमिली के बारे में लोग किसी का नाम नहीं जानेंगे, तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। वो भारत देश में नहीं, दुनिया के विभिन्न कोनों और नुक्कड़ों पर उसकी तस्वीर या उसका नाम मिलेगा। तो कहने का मतलब, कैंडिडेट्स अगर मेहनत कर रहे हैं, दरोगा या वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचना कि लक्ष्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस इतना मान लेना कि ये लक्ष्य, ये मेहनत हमें कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पर जाकर छोड़ेगी, हमें लक्ष्य इससे बड़ा मिलेगा। अगर ये सब आईसीएस या इस तरह की परीक्षा जो उस जमाने के हिसाब से टारगेट करके विदेश गए थे, अगर होते तो क्या ऐसे लोग, इनका नाम होता? या सत्येंद्र नाथ टैगोर ही इकलौते आईसीएस हैं? आईसीएस जो आज का आईएएस होता है, उस समय इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, उनका नाम जीके में आता है, कोई बता पाता है? लेकिन अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप कुछ पूछा जाए तो जरूर बोलोगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर देश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, साहित्यकार है। उनकी कोई कृति बताओ जिसके लिए कलेक्टेड स्टोरीज थी, उसका नाम बताओ जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप बता लोगे कि गीतांजलि। यद्यपि इसमें बहुत सामान्य ज्ञान की बात हो गई आपको लगा होगा कि व्यक्तित्व के बारे में या दुनिया के बारे में। इस पर आ जाए, नीति आयोग पर। अब इसका कार्य क्या है? इसके तो विभिन्न कार्य हैं, विकास से संबंधित या उद्यम से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल अरेंजमेंट का, राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, किसी भी उद्यम की गतिविधियों में जिससे हमारा देश विकसित हो जाए, उसके लिए कार्य करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया। और एक शब्द में इसे कहा गया कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। कैसे काम करेगा? थिंक टैंक के रूप में। आप थिंक टैंक की हिंदी भी जानना चाहते होंगे? यस, इंडियनाइज हो रहा है, इसे कहते हैं ये विचारक मंडल की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? विचारक मंडल की तरह काम करेगा। ये एक बार एसएससी में प्रश्न आया है कि नीति आयोग है, छोटा सा क्वेश्चन, चर्चा का संस्थान, विचारक मंडल, विभिन्न विषय विशेषज्ञों का बैठक, ऐसे 4 विकल्प दिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। नीति आयोग क्या है? एक विचारक मंडल है। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र ही क्यों ना हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का जो जीवन में उद्यम होता है, उन सबके शीर्ष जो एक्सपर्ट हैं मिल बैठकर चर्चा करते हैं कि कैसे इस क्षेत्र के लिए किस तरह की नीति या नई योजना बनाई जाए जिससे हम इसमें आगे चले। आगे आ जाए। थिंक टैंक 2015 में इसका स्थापना हुई। नीति आयोग कार्य कैसे करता है? नीति आयोग की वर्किंग क्या है? आयोग, नीति आयोग
यद्यपि इसमें विभिन्न तरह की नीति आयोग में संस्थाएं हैं, बॉडीज है, कई तरह की हैं, जिसमें से एक प्रमुख है, एक कई तरह की संस्थाएं, एक प्रमुख है इसकी गवर्निंग काउंसिल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्निंग काउंसिल अर्थात शासक परिषद। इसमें इस गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। इस गवर्निंग काउंसिल का जब अध्यक्ष होता है, अर्थात जो अध्यक्ष है नीति आयोग का, जो भी देश का प्रधानमंत्री रहेगा, whoever is the prime minister of this country will be ex officio chairperson of this institution। प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। वो अपने पसंद के हिसाब से किन्हीं मंत्रियों की सलाह के आधार पर या बिना सलाह के देश के किसी भी व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र में उत्तमता को हासिल किया है उसे इसका उपाध्यक्ष बना सकता है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का व्यक्ति हो, उद्यम का क्षेत्र के व्यक्ति का हो, नौकरशाही का व्यक्ति हो या राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, जिसे उसे ठीक लगेगा कि ये कोलैबोरेट करके नीति आयोग के फंक्शनिंग को आगे ले जा सकता है और देश को विकसित कराने में अपना योगदान दे सकता है, उस तरह के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं। अध्यक्ष के बाद उसे क्या कहा जाता है? उपाध्यक्ष। क्या कहा जाता है? उपाध्यक्ष। इसे कहते हैं डिप्टी चेयरमैन। लेकिन अब ये डिप्टी चेयरमैन शब्दावली जब योजना आयोग था तब उपाध्यक्ष, हिंदी वही है, डिप्टी चेयरमैन शब्दावली जब योजना आयोग था तब यूज होती थी। अब इसका शब्दावली ऑफिशियल है वाइस प्रेसिडेंट। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट अर्थात वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, ये शब्दावली है वही उपाध्यक्ष। ये कौन है? ये चेयरमैन अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग इच कौन है? जो भी देश का प्रधानमंत्री रहेगा। अब यदि आपसे पूछा जाए योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, यही जी कंफ्यूज करेगा। बड़े आसान प्रश्न पुलिस टाइप एग्जाम में पूछ लेता है। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष अर्थात जो भी देश का पहला प्रधानमंत्री था वही। अगर आपसे पूछा जाए, सामान्य कोई छोटे एग्जाम दे रहे हैं, पेट का एग्जाम, उसमें पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का निम्नलिखित में से कौन पहला अध्यक्ष है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के 4 नाम दे देता और बच्चे धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल का प्रश्न रहता है। छोटा एग्जाम है, छोटा प्रश्न, लेकिन हर प्रश्नों पर कॉमन सेंस का एप्लीकेशन अति आवश्यक होता है। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द कॉमन सेंस एंड एनालिटिकल फैकल्टी ऑफ योर ब्रेन यू कैन नॉट हिट द राइट आंसर। बिना विश्लेषणात्मक चीजें किए आप राइट आंसर रटते रहिए। 18,000 नहीं 1,80,000 फैक्ट, वो किस्मत है, आपको 150 आ गया और आता भी है, लेकिन इसकी सक्सेस रेट मात्र 2% है। बचे की 100 में से 98% वो लोग सफल हो रहे हैं जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। और एक बार आपने अच्छे से सीख लिया किसी टॉपिक के बारे में तो कैसा भी प्रश्न विभिन्न विधाओं में बनता है, ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन। एसएससी की जो विधा है 10 से 12 फैक्ट एसएससी अर्थात जो वनडे एग्जाम से। आपके दरोगा में भी मैंने देखा मैक्सिमम किसी टॉपिक्स पर वो गए हैं तो 6 विधाओं में गए हैं, 6 तरह का, अर्थात किसी टॉपिक से 6 तथ्य आप जान जाइए, आपका काम हो जाएगा। ये गवर्निंग काउंसिल के अतिरिक्त 2-3 उसमें काउंसिल्स या बॉडीज बनी है, लेकिन ये इसलिए चर्चा में क्योंकि इसका संस्था का सर्वोसर्वा एक तो आप जान रहे हैं कि अध्यक्ष होता है। इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर जो देश के 4 शीर्ष मंत्रालय हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय विदेश मंत्रालय जो वो केंद्र में है ही, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस तरह की जो 4 मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस संस्था के एक्स ऑफिसियो सदस्य हैं। उनके अलावा विभिन्न राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या गवर्नर इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर्स होते हैं। यद्यपि इसमें हमने क्या बंद कर दिया क्या, इसमें हम बहुत चीजें कुछ लेकर आए थे कि नीति आयोग से संबंधित
जो जानते हैं वो तो जान। पिन जी सो गए।